नमस्कार एवरीवन। मैं चौधरी साहब चौधरी इस अकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि आने वाली वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो अभी हम करने जा रहे हैं ज्योग्राफी 7th क्लास चैप्टर नंबर 6 प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीवन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा दिया गया है कि जो हमारे स्थल की ऊंचाई होती है और जो हमारे पेड़ पौधे होते हैं उनकी जो विशेषताएं होती हैं वो एक दूसरे से संबंधित होती हैं। और जैसे जैसे हम ऊंचाई में जाते हैं तो जैसे जैसे ऊंचाई में परिवर्तन होता है उसके साथ साथ जो हमारी जलवायु होती है वो उसमें भी परिवर्तन हो जाता है। और इसके कारण क्या होता है, जो प्राकृतिक वनस्पतियां होती हैं उनमें भी बदलाव हमें देखने को मिलता है, क्योंकि वनस्पति की जो वृद्धि है वो किसी भी जगह के टेम्परेचर और उसकी नमी के ऊपर निर्भर करती है। इसके अलावा यह वहाँ की ढाल और वहाँ की किस टाइप की मिट्टी है और वहाँ की जो मिट्टी है उसकी परत की मोटाई कैसी है, इन सभी कारकों के ऊपर निर्भर करती है। इसके बाद में नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे कि प्राकृतिक वनस्पति जो हैं उनकी श्रेणियां कौन सी हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि घटकों में अंतर के कारण किसी स्थान की प्राकृतिक वनस्पति की सघनता एवं प्रकार में भी परिवर्तन होता है। जो हमारे पानी हो गया, नमी होगी या फिर ऊंचाई होगी या फिर जो हमारी किस टाइप की वहाँ पे मिट्टी है, मिट्टी की मोटाई, ये सब के कारण क्या होता है, वनस्पति कितनी ज़्यादा गहरी होंगी या फिर वो किस प्रकार की होंगी, कौन से पौधे वहाँ पे होंगे। तो ये सभी जो भूमि के हमारे जो घटक होते हैं उन सब पे निर्भर करती है। लेकिन खास तौर पर जो वनस्पतियां हैं उनको 3 श्रेणी में बांटा गया है। एक हमारा पहला होगा वन। अब वन क्या होते हैं, जो वृक्षों के लिए उपयुक्त तापमान एवं परिपूर्ण वर्षा वाले क्षेत्र में उगते हैं। वन हमारे कहाँ पे होते हैं, जहाँ पे टेम्परेचर बिल्कुल सही होता है और अच्छी मात्रा पे जहाँ पे बारिश होती है वहाँ पे क्या होता है, हमारे वन उगते हैं। और ये कितने ज़्यादा खुले होंगे या फिर कितने ज़्यादा ये गहरे होंगे, ये सब किस पे निर्भर करता है, वहाँ के कारकों के ऊपर, यानी वहाँ की नमी पे, वहाँ किस टाइप की मिट्टी है, कितनी वहाँ पे ऊंचाई है, इन सभी के ऊपर वो निर्भर करते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे घास तल। जो दूसरी टाइप की वनस्पति है वो हमारी होगी घास तल। तो घास तल कहाँ उगते हैं, जहाँ पे बारिश जो है ना तो ज़्यादा होती है और ना ही कम होती है, मीडियम जहाँ पे बारिश होती है वहाँ पे घास तल उगते हैं। और लास्ट हमारा तीसरा कौन सा होता है प्रकार वनस्पतियों का, तो वो होता है कांटेदार झाड़ियाँ। और कांटेदार झाड़ियाँ कहाँ होती हैं, तो कांटेदार झाड़ियाँ शुष्क प्रदेशों में होती है। मान लो कि राजस्थान में कभी आपको जाने का मौका मिला होगा तो वहाँ पे आपने देखे होंगे कांटेदार झाड़ियाँ। तो शुष्क प्रदेशों के अंदर कांटेदार झाड़ियाँ होती हैं। इसके बाद में नेक्स्ट हमारा होगा उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के बारे में। तो जो हमारे उष्णकटिबंधीय वर्षा वन होते हैं, उष्णकटिबंधीय सदाबहार जो वन होते हैं उनको हम उष्णकटिबंधीय वर्षा वन भी कहते हैं। और ये बहुत ज़्यादा घने होते हैं। ये वन कहाँ पे पाए जाते हैं, भूमध्य रेखा एवं उष्णकटिबंध के पास में पाए जाते हैं। और उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन जो होते हैं वहाँ पे क्षेत्रों का जो मौसम होता है कभी भी वहाँ पे सूखा नहीं पड़ता है, क्योंकि वहाँ पे जो बारिश होती है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है। और इसलिए वहाँ के पेड़ पौधों की जो पत्तियाँ हैं वो पूरी तरह से कभी भी नहीं झड़ती है। वो हमेशा आप जब भी देखेंगे हरे भरे आपको दिखाई देंगे। क्योंकि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वहाँ पे सिर्फ एक प्रकार का या एक प्रजाति का पौधा नहीं होता है, बल्कि तरह तरह की प्रजातियों के पौधे पाए जाते हैं। तो कोई पौधा किसी टाइम में अपनी पत्तियां गिराता है, कोई पौधा किसी टाइम में अपनी पत्तियां गिराता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, सभी एक साथ जब अपनी पत्तियां नहीं गिराते हैं तो इसलिए वो हमेशा हरे भरे होते हैं। और इसमें ऐसा होता है कि इतने ज़्यादा गहरे होते हैं हमारे उष्णकटिबंधीय जो सदाबहार वन होते हैं या फिर जो वर्षा वन होते हैं वो इतने ज़्यादा गहरे होते हैं कि हमारे सूर्य का जो प्रकाश होता है वो पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाता है इन वनों में। और इनमें जो पाने वाले मोस्टली जो पाने वाले जो हमारे पेड़ होंगे वो कौन से होंगे, तो रोजवुड, आबनुस और महोगनी,
ये तीनों जो हैं वृक्ष, ये सबसे ज्यादा पाए जाने वाले वृक्ष हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में। इसके बाद में नेक्स्ट हमारा होगा विश्व का सबसे बड़ा सांप। विश्व का सबसे बड़ा सांप, तो विश्व का सबसे बड़ा सांप कौन सा है? एनाकोंडा है। विश्व का सबसे बड़ा सांप अगर आपसे कोई पूछ ले तो वो एनाकोंडा होता है। और यह कहां पे पाया जाता है? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में या फिर उष्णकटिबंधीय वर्षावन भी हम कह सकते हैं, यहाँ पे पाए जाते हैं। ये इतना बड़ा होता है कि जो हमारा मगरमच्छ होता है ऐसे जानवरों को भी ये मार के खा सकता है। इसके बाद में नेक्स्ट हमारा होगा उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। अब देखेंगे कि उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन होते हैं वो हमारे क्या होते हैं। तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती जो हमारे वन होते हैं उनको हम मानसूनी वन भी कहते हैं, जो कहाँ पाए जाते हैं? भारत, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया एवं मध्य अमेरिका के बड़े हिस्से में पाए जाते हैं। और इन क्षेत्रों में मौसमी परिवर्तन होते रहते हैं। जल संरक्षित करने के लिए शुष्क मौसम में यहाँ के वृक्ष पत्तियां झाड़ देते हैं। ये पानी बचाने के लिए क्या करते हैं? ताकि यहाँ पे सूखा ना हो। तो जब मौसम बारिश कम होती है तो ऐसे टाइम में ये वृक्ष क्या करते हैं? अपने जो पत्ते हैं उनको गिरा देते हैं, क्योंकि मोस्टली जो पानी होता है वो पत्ते ही सोखते हैं। तो ऐसे मौसम में जब पानी की कमी आती है जमीन के अंदर तो ये अपने पत्तों को गिरा देते हैं ताकि पानी की जो पूर्ति है इन पौधों को होती रहे। इन वनों में पाए जाने वाले जो सबसे ज्यादा जो होंगे वो होंगे हमारे साल, सागवान, नीम और शीशम। इन वनों में कौन से पौधे पाए जाते हैं? तो साल, सागवान, नीम और शीशम। इसके बाद में अगर आपकी बात की जाए कि यहाँ पे जानवर सबसे ज्यादा कौन से पाए जाते हैं तो वो हमारे होंगे बाघ, शेर, हाथी, गोल्डन लंगूर या फिर बंदर। ये सभी जो हमारे जानवर हैं ये यहाँ पे पाए जाते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे शीतोष्ण सदाबहार वन। क्या डिस्कस करेंगे? शीतोष्ण सदाबहार वन। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि शीतोष्ण सदाबहार वन हमारे कैसे होते हैं। तो शीतोष्ण जो सदाबहार वन होते हैं हमारे वो मध्य अक्षांश के तटीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। कहाँ पे पाए जाते हैं? मध्य अक्षांश के तटीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। और ये सामान्यतः महाद्वीपों के पूर्वी किनारों पर पाए जाते हैं। ज्यादातर ये कहाँ पे पाए जाते हैं? तो ये महाद्वीपों के पूर्वी किनारों पर पाए जाते हैं। अगर यहाँ पे हम देखें तो जैसे कि दक्षिण पूर्व अमेरिका, दक्षिण चीन एवं हमारा दक्षिण पूर्वी ब्राजील, यहाँ पे सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। और यहाँ पे अगर बात करें हम तो यहाँ के जो वृक्ष होंगे वो होंगे बांस, चीड़ और यूकेलिप्टस। ये सभी हमारे जो दृढ़ एवं मुलायम दोनों प्रकार के पेड़ होते हैं ये हमारे शीतोष्ण सदाबहार वन के अंदर पाए जाते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट हम देखेंगे शीतोष्ण पर्णपाती वन। तो यहाँ पे क्या होता है? जो उच्च अक्षांश की ओर बढ़ने पर अधिक शीतोष्ण पर्णपाती वन मिलते हैं। जब हम उच्च अक्षांश की ओर बढ़ते हैं तो हम क्या देखते हैं? वहां पर जो पर्णपाती वन जो होते हैं वो और भी ज्यादा मिलते हैं हमें। ये उत्तर पूर्वी अमेरिका, चीन, न्यूजीलैंड, चिली एवं पश्चिमी यूरोप के तटीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। कहाँ कहाँ पाए जाते हैं ये वन आपसे अगर कोई पूछ ले तो उत्तर पूर्वी अमेरिका, चीन, न्यूजीलैंड, चिली और पश्चिमी यूरोप के तटीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। और इनकी एक खासियत क्या होती है कि ये अपनी पत्तियां जो होती है जब हमारा मौसम, जब बारिश हमारे कम होती है तो उस टाइम में क्या होती है, इन प्रदेशों में जब बारिश कम होती है तो उसके कारण क्या होता है? पानी की कमी हो जाती है। तो उस टाइम में क्या होता है? ये अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं जिससे कि पानी की जो खपत होती है वो बहुत कम होती है। इसमें अगर बात की जाए कि इन वनों में पाए जाने वाले हमारे जो वृक्ष हैं तो वो कौन से होंगे या पेड़ पौधे कौन से होंगे, तो वो हमारे होंगे बांस, ऐस और बीज। ये तीनों टाइप के वृक्ष जो हमारे हैं या पेड़ पौधे जो हैं वो शीतोष्ण पर्णपाती वन के अंदर पाए जाते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इनमें पाए जाने वाले पशु, पक्षी या फिर जानवर कौन से होंगे, तो हमारा हिरन, लोमड़ी और भेड़िए ये यहाँ के जो हैं यहाँ पे पाए जाने वाले जानवर होंगे हमारे। अगर आपसे कोई पूछ ले कि यहाँ पे पक्षी कौन से पाए जाते हैं तो फिजेंट तथा मोनाल ये दोनों ही प्रकार के पक्षी शीतोष्ण पर्णपाती वनों के अंदर पाए जाते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि भूमध्य सागरीय जो हमारी वनस्पतियां हैं वो कौन सी हैं, कहाँ पे पाई जाती हैं। तो चलिए देखते हैं। महाद्वीपों के पूर्व और उत्तरी किनारों के अधिकांश भाग शीतोष्ण सदाबहार एवं पर्णपाती पेड़ों से ढके हुए हैं। ये ऑलरेडी हम देख चुके हैं।
पीछे हमने पढ़ लिया है कि जो हमारे महाद्वीपों के पूर्व और उत्तरी पूर्वी जो किनारे हैं वहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, हमारा शीतोष्ण सदाबहार वन पाए जाते हैं, या फिर हमारे जो पर्णपाती वन है वो पाए जाते हैं। लेकिन महाद्वीपों के पश्चिम और दक्षिणी जो हमारे सिरे होंगे उसमें क्या होता है, वहाँ का जो मौसम होता है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। तो यहाँ पे इस कारण से क्या होता है, यहाँ पे भूमध्य सागरीय वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। इस मौसम की विभिन्नता के कारण क्या होता है, भूमध्य सागरीय वनस्पतियाँ यहाँ पे पाई जाती हैं। और ये अधिकतर कहाँ पाई जाती हैं, तो यूरोप, अफ्रीका और एशिया के भूमध्य सागर के समीप वाले प्रदेशों में पाई जाती हैं। जो हमारी भूमध्य सागरीय वनस्पतियाँ वो कहाँ पे पाई जाती हैं, तो यूरोप, अफ्रीका, एशिया के भूमध्य सागर के समीप वाले प्रदेशों में पाई जाती हैं। इसलिए इसका नाम यही पड़ा, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, भूमध्य सागरीय वनस्पतियां। नेक्स्ट हम इसको कंटिन्यू करते हैं तो क्या होगा हमारा, अगर अब जो ये हमारे भूमध्य सागर के बाहरी प्रदेशों में अगर बात करें तो हम कहाँ पे पाई जाती हैं, ये वनस्पतियां हमारे भूमध्य सागर के बाहरी प्रदेशों में पाई जाती हैं। तो उनके नाम होंगे संयुक्त राज्य अमेरिका का कैलिफोर्निया, और दक्षिण और पश्चिमी जो अफ्रीका है उस क्षेत्रों में भी ये पाई जाती हैं। दक्षिण पश्चिमी और दक्षिण अमेरिका के अंदर भी ये वनस्पतियां पाई जाती हैं। और उसके बाद अगर बात की जाए तो दक्षिण पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया है, वहां पे भी भूमध्य सागरीय जो हमारी वनस्पतियां हैं वो पाई जाती हैं। इसी को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो इन प्रदेशों में क्या होता है, गर्म शुष्क ग्रीष्म या फिर हमारी जो वर्षा वाली जो शीत ऋतुएं होती हैं सिर्फ वही आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। कौन सी, गर्म शुष्क या ग्रीष्म या फिर वर्षा, ये ऋतुएं यहाँ पे होती हैं। और इन क्षेत्रों में ज्यादातर क्या होता है, संतरा, अंजीर, जैतून एवं अंगूर और नींबू, इन फलों की पैदावार सबसे ज्यादा यहाँ पे की जाती है। क्योंकि प्राकृतिक जो वनस्पतियां थी उनको लोगों ने खत्म कर दिया है। क्यों, क्योंकि वो यहाँ पे संतरा, अंजीर, जैतून और अंगूर या फिर नींबू जैसी फसलें पैदा करते हैं। तो जो प्राकृतिक वनस्पतियां जो होती थी इनकी खेती करने के लिए उनको यहाँ के लोगों ने हटा दिया। इसके बाद में नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे शंकुधारी वन। तो शंकुधारी जो वन होते हैं वो हमारे कहाँ पे पाए जाते हैं, जो उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशों में भव्य शंकुधारी हमारे वन पाए जाते हैं। कहाँ पे पाए जाते हैं, तो उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशों में। इनको अगर दूसरा नाम हम देखें शंकुधारी वन को क्या कहते हैं, तो शंकुधारी जो वन है इनको हम टेंगा भी कहते हैं। और टेंगा का अर्थ होता है हमारा शुद्ध या अनछुआ। अगर आपको कोई पूछ ले कि टेंगा कौन सी भाषा से लिया गया है, तो यह रूसी भाषा से लिया गया है, जिसका मतलब क्या होता है, शुद्ध या फिर अनछुआ होता है। यहाँ पे अगर हम शंकुधारी वनों में पेड़ों की बात करें कि कौन कौन से पेड़ यहाँ पे है वो पाए जाते हैं, तो हमारा जो चीड़ और देवदार है वो दोनों टाइप के जो हमारे पेड़ पौधे हैं वो शंकुधारी वनों में पाए जाते हैं। यहाँ पे उसके बाद में अगर आपसे बात की जाती है कि यहाँ पे पाए जाने वाले पशु पक्षी कौन से होंगे, तो सामान्यतः हम देखेंगे तो रजत लोमड़ी या फिर मिंक और हमारे जो ध्रुवीय भालू होते हैं, इस टाइप के जानवर जो होते हैं हमारे कहाँ पे पाए जाते हैं, तो वो शंकुधारी वनों के अंदर पाए जाते हैं। इसके बाद में हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे घासस्थल। और घासस्थल में सबसे पहला हमारा कौन सा टॉपिक होगा, तो सबसे पहले हमारा होगा उष्णकटिबंधीय जो घासस्थल होते हैं हमारे। कौन सा होगा, उष्णकटिबंधीय जो हमारे घासस्थल होते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ये जो ये वन क्या होते हैं हमारी, ये वन भूमध्य रेखा की किसी भी तरफ उग जाते हैं। कहाँ पे उगते हैं ये वन, तो हमारी जो भूमध्य रेखा है उसके किसी भी तरफ उग जाते हैं और भूमध्य रेखा के दोनों ओर से उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों तक फैले हैं। जो हमारी भूमध्य रेखा है उससे दोनों ओर जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र जो लगता है हमारा, वहां तक ये उष्णकटिबंधीय घासस्थल फैले हुए हैं। और यह वनस्पति निम्न से मध्य वर्षा वाले क्षेत्रों में पैदा होती है। यह वनस्पति कौन से क्षेत्र में पैदा होती है, तो निम्न से मध्य वर्षा, जहां पे बारिश बहुत कम भी होती है या फिर मीडियम जहां पे बारिश होती है, तो उन क्षेत्रों में ये वनस्पतियां आराम से उग सकती हैं। और इस घास की अगर बात की जाए ऊंचाई की, तो यह घास लगभग 3 से 4 मीटर की ऊंचाई तक बढ़ जाती है। अगर एग्जाम्पल के तौर पे हम देखें तो अफ्रीका का जो सवाना घासस्थल है वो इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है, क्योंकि उष्णकटिबंधीय घासस्थल है वो भी एक। तो कौन सा है वो, अफ्रीका का सवाना। उसके बाद में हम देखें कि यहाँ पे सामान्यतः जो जानवर पाए जाते हैं तो वो हमारे कौन से होंगे, तो उष्णकटिबंधीय जो हमारे घासस्थल होते हैं
उनमें मोस्टली हम देखते हैं कि हाथी या फिर जेबरा, नेक्स्ट हमारा होगा जिराफ, उसके बाद में हिरन या फिर जो तेंदुआ। इस टाइप के जो जानवर होते हैं या फिर यही जो जानवर होते हैं ये हमारे उष्णकटिबंधीय घासतलों में पाए जाते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा होगा कि विभिन्न प्रकार के जो घासतल हैं उनके प्रदेश कौन कौन से हैं। तो उष्णकटिबंधीय घासतल, जो उष्णकटिबंधीय घासतल हमारे, तो उसमें से इंपॉर्टेंट कौन से होंगे। पूर्वी अफ्रीका है, पूर्वी अफ्रीका का घासतल कौन सा होगा, तो सवाना घासतल होगा। ब्राजील का कौन सा होगा, तो ब्राजील का कंपोस होगा। और वेनेजुएला का कौन सा होगा, अगर आपसे कोई पूछ लिया जाए कि वेनेजुएला में कौन सा घासतल पड़ता है, तो वहां पे लानोस घासतल होगा। फिर हम बात करते हैं शीतोष्ण जो कटिबंधीय घासतल हमारे, वहां पे कौन से पाए जाते हैं, कौन से घासतल है वहां पे। तो शीतोष्ण कटिबंधीय घासतल के बारे में अगर बात आती है, तो अगर आपसे कोई पूछ ले अर्जेंटीना में कौन सा है, तो अर्जेंटीना में कौन सा है, पैम्पास होगा हमारा। बात अगर आपसे उत्तरी अमेरिका की जाए, तो उत्तरी अमेरिका में कौन सा होगा, प्रेरी होगा वहां पे। अगर बात आपसे दक्षिण अफ्रीका की जाती है, तो वहां पे वेल्ड होगा। अगर बात आपसे मध्य एशिया की जाती है, तो मध्य एशिया में जो घासतल है उसका नाम है स्टेपी। और अगर आपसे कोई ऑस्ट्रेलिया के बारे में पूछ ले, तो ऑस्ट्रेलिया में हमारा कौन सा होगा, डान। द्वारा हम देखते हैं जो उष्णकटिबंधीय है वो कहाँ है, तो पूर्वी अफ्रीका में हमारा सवाना घासतल है, ब्राजील में कंपोस, वेनेजुएला में लानोस। और शीतोष्ण कटिबंधीय की बात आए तो वहां पे अर्जेंटीना में कौन सा होगा हमारा, तो पैम्पास होगा। उत्तरी अमेरिका में प्रेरी होगा, दक्षिण अफ्रीका में वेल्ड होगा, मध्य एशिया में स्टेपी होगा, और ऑस्ट्रेलिया में हमारा कौन सा होगा, तो डान होगा ऑस्ट्रेलिया में। उसके बाद में हम नेक्स्ट देखेंगे शीतोष्ण घासतल किसे कहते हैं। तो ये मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों और महाद्वीपों के भीतरी भागों में पाए जाते हैं। जो हमारे शीतोष्ण घासतल होते हैं वो कहाँ पे पाए जाते हैं, तो अक्षांशीय क्षेत्रों या फिर महाद्वीपों के भीतरी या अंदरी जो भाग होंगे, अंदर की साइड के जो भाग होंगे, वहां पे ये पाए जाते हैं। और ये घास हमारे क्या होता है, छोटे होते हैं लेकिन पौष्टिक बहुत ज्यादा होते हैं। पहले हमने देखा था कि उनकी ऊंचाई जो हमारी बहुत ज्यादा होती है, 3 से 4 मीटर तक की उनकी ऊंचाई होती है। लेकिन शीतोष्ण घासतल जो होते हैं वो छोटे होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो पाई जाने वाली घास होती है वो पौष्टिक होती है। और शीतोष्ण प्रदेशों में अगर आपसे कोई पूछ ले कि यहाँ पे कौन से जानवर पाले जाते हैं, तो वो हमारे होंगे जंगली भैंस, बाइसन, एंटीलोप। ये सभी जो हमारे जानवर ये कहाँ पे पाए जाते हैं, तो ये हमारे शीतोष्ण घासतलों में पाए जाते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे कंटीली झाड़ियाँ। तो कंटीली झाड़ियाँ हम बहुत बार पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। जो कंटीली झाड़ियाँ होती है हमारी वो कहाँ पे पाई जाती हैं, तो ये शुष्क प्रदेशों में पाई जाती है। कभी आपको अगर राजस्थान जाने का मौका मिला होगा तो वहाँ पे देखा होगा, क्योंकि शुष्क प्रदेश सबसे ज़्यादा, अगर जहाँ तक मैंने देखा है तो मैंने राजस्थान को ही देखा है। तो राजस्थान के अंदर जो पाई जाती हैं वहाँ पे कंटीली झाड़ियाँ ही पाई जाती हैं, क्योंकि वहाँ पे बारिश जो होती है वो बहुत कम होती है। तो शुष्क रेगिस्तान जैसे प्रदेशों में पाई जाती है जो कंटीली झाड़ियाँ होती हैं या फिर कंटीले झाड़ होते हैं, वो कहाँ पे पाए जाते हैं, तो शुष्क रेगिस्तान के अंदर पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय रेगिस्तान महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर पाए जाते हैं। तीव्र गर्मी एवं बहुत कम वर्षा के कारण यह वनस्पतियों की कमी रहती है। तो सेम वही बात आ जाती है कि जो शुष्क प्रदेश होते हैं वहाँ पे झाड़ होते हैं या फिर कंटीली झाड़ियाँ होती हैं, क्योंकि पानी की कमी के कारण वहाँ पे झाड़ और झाड़ियाँ ही उगते हैं। और इनके जो कांटे होते हैं वो क्या होता है, बड़े बड़े होते हैं, पानी की इनको बहुत कम जरूरत पड़ती है। इसके बाद में हम डिस्कस करते हैं जो ध्रुवीय प्रदेश। ध्रुवीय प्रदेशों में अगर हम जाते हैं तो वह स्थान आपको सबसे ज़्यादा ठंडा लगता है, क्योंकि ध्रुवीय जो प्रदेश होते हैं वहाँ पे गर्मी नहीं होती है, बल्कि वहाँ पे ठंड सबसे ज़्यादा आपको मिलती है। यहाँ पे आप देखेंगे तो बहुत सारी ऐसी प्राकृतिक वनस्पतियाँ हैं जो आपको ध्रुवीय जो प्रदेश है वहाँ पे आपको देखने को मिलती है। इन क्षेत्रों में बहुत ही सीमित जो है हमारी प्राकृतिक वनस्पतियाँ होती हैं। यहाँ केवल और केवल कौन कौन सी झाड़ियाँ पाई जाती हैं हमारी, या फिर कौन सी वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, अगर कोई आपसे पूछ लेता है कि ध्रुवीय प्रदेशों में कौन कौन सी झाड़ियाँ या फिर वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, तो यहाँ पे हमारी सिर्फ काई, लाइकेन या फिर जो छोटी झाड़ियाँ होती हैं वो यहाँ पे पाई जाती हैं। और अल्पकालिक जो हमारी ग्रीष्म ऋतु होती है उसके दौरान ये विकसित होती हैं। इन वनस्पतियों को अगर दूसरे नाम से अगर हम जानते हैं तो कौन सा नाम होगा, तो टुंडा।
जो ध्रुवीय प्रदेश में जो वनस्पतियां पाई जाती हैं हम उनको टुंडा के नाम से भी जानते हैं। और ये वनस्पतियां कहाँ पे पाई जाती हैं मोस्टली, या किन प्रदेशों में पाई जाती हैं, अगर आपसे कोई पूछ लेता है तो ये यूरोप, एशिया या फिर उत्तरी अमेरिका के ध्रुवीय प्रदेशों में आपको देखने को मिलती है। और यहाँ के जानवरों में क्या होता है, जो यहाँ के जानवर होते हैं ध्रुवीय क्षेत्रों के, उनके शरीर पर क्या होता है, एक मोटा फर या फिर उनकी जो चमड़ी होती है वो बाकी जानवरों से मोटी होती है। और ये चमड़ी उनको क्या करती है, जो वहाँ की ठंडी जलवायु है उससे उनको बचा के रखती है। और यहाँ पाए जाने वाले, अगर आपसे कोई पूछ ले कि ध्रुवीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले जानवर कौन से होंगे, तो सील, वालरस, कस्तूरी, बैल, ध्रुवीय उल्लू या फिर ध्रुवीय भालू और जो बर्फीली जो लोमड़ियां होती हैं वो इन क्षेत्रों में पाई जाती हैं। इसके बाद में हम करेंगे इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन। चैप्टर एनालिसिस ऑलरेडी आपका हो चुका है। तब तक के लिए बाय बाय।